नमस्ते, मेरा नाम मोनिका चौहान है। मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में एक गजरौला है, स्मॉल सिटी है, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं 2019 बैच की पीसीएस ऑफिसर हूँ, जिसमें मुझे नायब तहसीलदार पद पर तैनाती हुई और उसके उपरांत मैं सहारनपुर सदर तहसील में एज अ नायब तहसीलदार कार्य कर रही हूँ। इसी के बाद मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि इस सफ़र की मेरी शुरुआत होती है वर्ष 2021 में अक्टूबर में, जब मैंने सहारनपुर जनपद में आकर एज अ नायब तहसीलदार ज्वाइन किया और उसी के बाद से मैं अपनी सेवाएं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में दे रही हूँ। तो आप उसको शेयर करना चाहते हो, उसके बारे में बताएं। मेरी प्रिपरेशन की जर्नी की यदि मैं बात करूँ तो इसकी शुरुआत होती है जिस समय मैं कॉलेज में थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस में किया है फ्रॉम TMU मुरादाबाद, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। अराउंड थर्ड ईयर में, जब मेरा मोटिव बेसिकली यही था कि ग्रेजुएशन करना है और उसके बाद इस तरीके का बेसिकली कोर्स लेना था कि ग्रेजुएट होते ही मुझे कुछ जॉब मिल जाए। इससे ज़्यादा बड़ा उस टाइम तक कुछ नहीं सोचा था, लेकिन होते होते जब मेरा थर्ड ईयर आता है कॉलेज का, तब मैं देखती हूँ एक IPS विमेन ऑफिसर का मैंने फ़ोटो देखा एंड आई गेट मोटिवेटेड उसे देखकर कि अरे विमेन भी वेरी गुड, इतनी अच्छी पोजीशन पे जा सकती हैं। तो मैंने उनके बारे में फिर सर्च किया और जाना कि किस तरीके से आप IPS बन सकते हैं। और होते होते फिर मैंने UPSC के एग्ज़ाम के बारे में जाना कि हाँ, इस प्रकार से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। फिर मैंने ठान ली कि अब तो UPSC ही करना है। मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद कॉलेज से एक मेरे सर की कॉल आती है कि अब आपको क्या करना है, MCA कर लीजिए हमारे कॉलेज से और आपकी परसेंटेज भी अच्छी है तो आपको ठीक ठाक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। बट मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो अब UPSC की प्रिपरेशन की जर्नी में आगे बढ़ना है। तो मुझे आज भी वो लाइन याद है जो उन्होंने मुझे कही थी कि बहुत लोग प्रिपरेशन करते हैं लेकिन सफलता मिले या ना मिले ये किसी को नहीं पता है, ये बहुत अनिश्चित है आप जिस राह में जा रही हो। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है और अब मुझे इसी राह में बढ़ना है। कहीं ना कहीं उस समय अपने आप पे बहुत विश्वास था कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी। इसी के साथ इस सफ़र की शुरुआत होती है। बस मुखर्जी नगर पता था कि हाँ मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करते हैं सब लोग, डिसाइड कर लिया कि अब मुखर्जी नगर ही जाना है। इसके बाद उसी समय पे मैं और मेरा भाई चलते हैं दोनों दिल्ली की तरफ। पहुँचे मुखर्जी नगर और उसके बाद पता किया कि कहाँ पे हमारे रहने का इंतज़ाम हो सकता है। फिर जानकारी में पता लगा कि एक गांधी नगर नाम की जगह है जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं प्रिपरेशन वाले। फिर पहुँचते हैं हम गांधी विहार बेसिकली वो जगह का नाम है, नॉट गांधी नगर। सो पहुँचते हैं गांधी विहार और वहाँ पे हमने ब्लॉक A में एक रूम देखा, वो भी एक ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि कोई जानकारी वाला अवेलेबल ही नहीं था। सो एक रूम भी ले लिया ब्रोकर के थ्रू। बट मुझे आज भी याद है उस समय इनिशियली बस ये था कि कुछ रहने का इंतज़ाम हो जाए, बहुत ज़्यादा देखा नहीं और ले लिया। फिर लेकिन जब वहाँ रहने के लिए पहुँचे तो आई रिमेंबर वो टाइम ऐसा है कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो एक ग्राउंड फ्लोर पे 1 BHK का रूम था, अराउंड 30 वर्ग गज में बना होगा, जिसमें दोनों साइड की वॉल पे सीलन हुआ करती थी। वहाँ पे धूप भी नहीं पहुँचती थी और हमें अगर कपड़े भी सुखाने होते थे, वी हैड नो बालकनी फॉर इट। धूप भी अवेलेबल नहीं थी, बस ऐसे ही बाहर थोड़ा इंतजाम करके काम चला लिया करते थे। साथ ही साथ घर पे बात करनी हो तो मेन गेट पे जाया करते थे हम लोग और वहाँ खड़े होकर बात करते थे, तो प्राइवेसी का तो कोई मतलब ही नहीं बचता था। साथ ही साथ में होता क्या है कि वहाँ पे 4-5 मंजिल मकान बने और काफ़ी पास बने हुए हैं, जिस कारण वहाँ नेटवर्क नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। तो हमें अगर इंटरनेट चलाना होता था तो हम फिर पार्क जाया करते थे, लेकिन हम उसे भी एक पॉजिटिव तौर पर लिया करते थे कि बहुत अच्छी बात है, अगर नेट नहीं चल पा रहा तो कम से कम व्हाट्सएप और ये चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लासेस वगैरह उस समय इतना ज़्यादा इंटरनेट का चलन नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएं और ये सब। थोड़ा बहुत जितना मुझे यूट्यूब से आवश्यकता होती थी मैं जाके पार्क में डाउनलोड करके ले आती थी एंड देन स्टडी कर लेती थी। अब बात आती है कोचिंग की कि कोचिंग लेना नहीं लेना, तब तक कुछ डिसाइड नहीं किया था। बस ये था यस दिल्ली जाना है, प्रिपरेशन करनी है। हुआ ये था कि 2017 में जब मैं प्रिपरेशन के लिए गई, तभी मेरे घर में मेरी बड़ी सिस्टर की शादी भी हुई थी और पता था, ऑब्वियस था कि जब 2 बच्चे बाहर रहेंगे तो फादर के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बर्डन था मंथली एक्सपेंसेस का। सो आई डिसाइडेड कि मैं प्रिपरेशन खुद से करूँगी और सिर्फ बस वहाँ रहते थे। साथ में मेरे भाई का ग्रेजुएशन तो चल ही रहा था, वो उधर ग्रेजुएशन कर रहे थे और मैं इधर प्रिपरेशन।
बट वहाँ पे रह के कहीं ना कहीं अपने आप को समय भी दे पाई, खुद को जान पाई, साथ ही साथ प्रिपरेशन पे भी फोकस किया। एंड लकीली, सीरियसली मैं खुद को लकी भी मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेहनत के साथ साथ आपको लक भी चाहिए होता है, क्योंकि आपको भी पता है हमारी जनसंख्या किस लेवल पे पहुँच गई है, कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी कम रहती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, बट उनको वो चांस नहीं मिल पाता कि वो आके उन पोजीशन पे सर्व कर पाएँ। इसीलिए बस मैं खुद को लकी मानती हूँ। रही बात संघर्ष की, संघर्ष मैंने जितना देखा है, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन की जर्नी जो रही है लगभग 2017 से 2021 अंटिल आई जॉइन एट सहारनपुर, उसके बीच वाला रहा है। उसमें भी बीच में क्योंकि कोरोना पीरियड आ गया था, तो मेनली 17 to 20 वाला जो पीरियड था वो वाला थोड़ा संघर्ष वाला रहा है, जिसमें मैंने खुद से खाना बनाते थे, खुद से सारी चीज़ें A to Z देखनी है, उसके अलावा आपको फिर पढ़ाई करनी है। इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि गांधी विहार में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी, फिर 8 मंथ के बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि यहाँ से निकलना है, यहाँ नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी वहाँ पे एक्चुअली रह के। सो हम पहुँचते हैं फिर वज़ीराबाद, एक वज़ीराबाद एरिया है दिल्ली में। वहाँ पे हमने सोचा कि चलो कुछ खुले में थोड़ा सा लिया जाए कि एटलीस्ट खुली हवा मिल पाए। हमने टॉप फ्लोर ले लिया। अब टॉप फ्लोर पता लगा कि वो गर्मी के टाइम पे गैस चैम्बर बन जाता था, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी। फिर वो चीज़ें जैसे तैसे इस तरीके से हमने मैनेज की और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड इन 2019 एंड आज मैं नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। आप अपनी सफलता और संघर्ष के पैमाने पर कहाँ तक आपको तलाशते हैं, मतलब आपको क्या लगा कि मैं अब इस संघर्ष के बाद अब यहाँ पर पहुँचूँ? यदि संघर्ष की बात करें तो जैसे कहा जाता है बेसिकली कि संघर्ष हम अपने जीवन में हर दिन देखते हैं, यही हर दिन मिलके हर महीने और हमारे पूरे जीवन की कहानी लिखते हैं। संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे वो एक विद्यार्थी हो या किसी जॉब पर कार्यरत व्यक्ति हो या कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। यह संघर्ष की हम बात करें तो ये संघर्ष जब से हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट क्लास और नर्सरी और LKG, तभी से स्टार्ट हो जाता है और ये पूरे जीवन भर कंटिन्यू रहता है। यदि मैं अपने संघर्ष की बात करूं तो मेरा संघर्ष का समय लगभग ये कुछ ही वर्ष का रहा है, 4 से 5 वर्ष का, और इसमें भी काफ़ी कुछ सीखा है मैंने कि ज़िंदगी में किस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम बाहर निकले थे तब तक तो एक कूप मंडूक थे जिसमें मम्मी पापा का साया था, सारे सबके प्रोटेक्शन में थे। उसके बाद जब दिल्ली बाहर निकले तब दुनिया को जानने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे खुद को ढालते गए और खुद को मजबूत बनाते गए। फाइनली आज यहाँ पर हैं। कहते हैं जीवन में संघर्ष क्या कहते हैं कि जीवन ही संघर्ष। क्या आपको लगता है कि अभी भी आप कुछ संघर्ष करना बाकी है और जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो अभी बाकी है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, जीवन संघर्ष ही है और ये संघर्ष की कहानी हमारे जन्म होने से मृत्यु तक चलता रहेगा। लक्ष्य सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं, हर एक विद्यार्थी के लिए कहना चाहूँगी कि हमारा लक्ष्य सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम क्लियर करना है और मुझे इस पोजीशन को अटेन करके उस पर कार्यरत होना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए सेल्फ डेवलपमेंट। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर पाएँ। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जो वांछित व्यक्ति हैं हम उन तक पहुँचे और उन तक वो सुविधाएँ पहुँचा पाएँ जिसके वो इच्छुक हैं और जो उन्हें मिलनी चाहिए वो हम उन्हें यदि प्रोवाइड कर पाते हैं तो बिल्कुल हमें लगेगा कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त कर लिया है और इस लक्ष्य की तरफ हम अपनी ज़िंदगी में हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं और इस पर कार्य करते रहते हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष के क्या मायने हैं? विद्यार्थी के जीवन में जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि संघर्ष के मायने बहुत हैं। संघर्ष स्टार्ट उस दिन से हो जाता है जिस दिन जन्म होता है, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि जन्म के बाद से स्कूल जाने के पहले वाला टाइम पीरियड बिल्कुल बच्चे को पूरा देना चाहिए। उसमें वो एंजॉय करता है, सीखता है सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि संघर्ष तो उसे दिन शुरू हो गया जिस दिन उसे स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। खैर अब तो प्ले स्कूल का चलन भी आ गया है जिसमें बच्चे को अब प्ले स्कूल भेजते हैं, वहाँ वो खेल के साथ साथ सारी चीज़ें सीखता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट की, फिज़िकल डेवलपमेंट की। वो इंटरेक्शन में आता है दूसरे बच्चों के साथ ही साथ। हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं।
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात हर कोई करता है कि शिक्षा के ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, हमारी शिक्षा में ये नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंडल्ज की जा रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को रेज़ करना चाहूँगी जिन पॉइंट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखती हूँ और मुझे वो आज भी खटकती हैं। मैंने वो चीज़ खुद फेस की है, खुद सफ़र की है, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स ने फेस की है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं उन पॉइंट्स को रेज़ करूं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगी वो है स्कूल में फेवरेटिज़म के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि देखिए, मैं अध्यापक के पद को लेके या उसको लेके कोई उस पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं यह चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। लेकिन कुछ बिहेवियरल चीज़ें जो मैंने देखी हैं, मैं बिल्कुल सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनके बारे में जो भी लोग टीचर हैं इस बारे में सोचें और उसी आपकी जो इंट्यूशन कहती है फिर उसके अनुसार आप कार्य करें। सबसे पहला पॉइंट है फेवरेटिज़म। जैसा कि मैंने भी फेस किया है अपने स्कूल टाइम पे, क्या होता है कि टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ एक स्टूडेंट्स को 1, 2, 3 उनको वो फेवरेटिज़म, उनको फेवरेट लगने लगते हैं, उनको वो फेवर करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उन पे माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि अरे सर इनको बहुत अच्छा मानते हैं, हमको अच्छा नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं वो उसको लेकर डीमोटिवेट होते हैं। आप एक टीचर हैं, आप जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो आपके लिए हर स्टूडेंट एक समान है। आपकी जिम्मेदारी हर एक स्टूडेंट के लिए बराबर है, उनको बराबर समय दें, बराबर उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करें ताकि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में उनके आपका एक बहुत ही अच्छा योगदान रहे। सेकेंड पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूँगी, हमारे आज के एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली आई एम फोकसिंग मोर ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड मे बी इट इज़ फाउंड इन एट सम लेवल बट एट वेरी माइन्यूट लेवल इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल, कि कुछ चीज़ों को लेके, जैसे मैं आज कल सुनने लगी हूँ कि पेन स्पेशली बोला जाता है कि ये वाला पेन नहीं, आपको ये वाला पेन यूज़ करना है, आपको कॉपीज़ पे ये वाला कवर नहीं, ये वाला लगाना है। हर एक टीचर, कई बार तो ये भी हो जाता है कि आपके 4 टीचर पढ़ाने वाले हैं तो 4 की अलग इच्छा होती है। आप ये सोचिए कि भारत में मिडिल क्लास व्यक्ति अधिक हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो पेरेंट्स, हर व्यक्ति मतलब हर पेरेंट्स ये चाहता है कि यदि मैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ हूँ, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दूँ ताकि वो अपना एक सोसाइटल लेवल, इकोनॉमिकली, सोशली अपने आप को इम्प्रूव कर पाए और अपने आप को एक हायर स्टैंडर्ड पे स्टैब्लिश कर पाए। उसके लिए वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहते हैं भेज के। अब वो उसको भेज तो देते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतनी सारी चीज़ें जो डिसिप्लिन के नाम पे उन पे थोप दी जाती हैं वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं उन पेरेंट्स की इच्छाओं पे भी, साथ ही साथ उनका जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो आप अच्छी जगह लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्पेशली टीचर्स बोलते हैं कि पेन जो है ये वाला यूज़ करेंगे तो राइटिंग अच्छी आएगी। जितना कि मैंने देखा है, राइटिंग इज समथिंग विच इज़ नेचुरल, एक लेवल तक वो डेवलप हो पाती है। आप देख लेंगे कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स तक जो कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, उनकी भी यदि आप देखेंगे काफ़ी लोग हैं जिनकी राइटिंग ख़राब थी। ऐसा नहीं है कि राइटिंग की वजह से उनके मार्क्स कट के, कुछ एक बहुत कम लेवल पे इम्पैक्ट हो सकता है बट बड़े लेवल पे नहीं होता है। मैं अपना जेन्युइनली बताऊं, मैंने 3 रुपए वाले पेन से अपना पूरा मेंस एग्जाम लिखा था और उससे ही आई गॉट दिस पोजीशन। और ये मत बिल्कुल कोई ना सोचे कि तुमने 3 वाले से लिखा तो तुमको नायब तहसीलदार मिला, अच्छे से लिखते तो तुमको एसडीएम मिलता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मैटर करता है आपका क्या आप लिख रहे हैं, उसका मैटर क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी टीचर्स से, सभी पेरेंट्स से, यदि आपके बच्चे के साथ में ऐसा स्कूल में हो रहा है तो उसके बारे में आप जाके बात करें कि कौन सी ऐसी गाइडलाइंस में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। मैं जेन्युइनली बताऊं, मेरी ही जानकारी में एक विडो वेमेन है जिन्होंने अपने बच्चे को अभी अभी एडमिशन कराया स्कूल में। उसको बोला गया कि ट्राइमेक्स के पेन से ही लिखोगे, जिसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ है। वो वेमेन के पास इस टाइम पे कोई कमाने का जरिया भी नहीं है, वो जरिया ढूंढ रही हैं। तो आप सोचिए कितना मतलब गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इसके बारे में ज़रूर सोचें। और ये तो मैंने सिर्फ एक मुद्दा उठाया है, ऐसे पता नहीं कितने मुद्दे हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं रेज करना चाहूँगी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो है प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस कम होता है, बुकिश पे ज़्यादा होता है। हमारे जो आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट है
उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न यही है। चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, मैं दोनों की बात करना चाहूँगी, प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा कम फोकस है। ऐसा नहीं है कि सारे कॉलेजेस में ऐसा है, ऑब्वियसली जो अच्छे वेल एस्टैब्लिश्ड कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। बट मैं ये चाहूँगी कि ये चीज़ हर स्कूल में, हर कॉलेज में हो, ताकि जब स्कूल या कॉलेज से जब बच्चा निकले तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे हो, उसकी नॉलेज इस लेवल पे हो कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए और वो अनएम्प्लॉयड होके घर ना बैठे। तो क्वेश्चन है लास्ट का जी, आप संघर्ष को कैसे परिभाषित करते हैं? तो आपने संघर्ष परिभाषित कैसे करेंगे आप, जो आपने अभी तक का संघर्ष किया है? संघर्ष के बारे में जैसा मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि संघर्ष ही जीवन है। स्पेशली मैं एस्पिरेंट्स के बारे में बात करूँ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, संघर्ष की कहानी यहाँ पे शुरू होती है। किसी की 1 साल होती है, किसी की 2 साल होती है, और ये बढ़ते बढ़ते कुछ लोगों की 14-15 साल तक भी है। मैं बिल्कुल सारे एस्पिरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा, जैसा कि आज के समय में काफ़ी सारे कुछ कोचिंग्स इस बारे में बात करते हैं कि आप जब भी प्रिपरेशन करें साथ साथ अपना एक ऑप्शन भी रखें कि यस, मैं यदि यहाँ नहीं सफल हो पाया तो मेरा ये एक सेकेंड ऑप्शन भी रहेगा। आज के समय में क्या है कि ये कोचिंग कल्चर जो है, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत ढेर सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको हर दिन मोटिवेट किया जाएगा। आप देखते हैं कि आपको ऐसा लगता है, बेसिकली मैं अपनी भी बताऊं और मैंने अपने आसपास वालों का भी जितना देखा है, हम लोग मोटिवेट होते हैं कि यस, अरे यूपीएससी क्लियर होगा, आईएएस बनेंगे, ऐसे गाड़ी में घूमेंगे, ये एटीट्यूड होगा, ये फैसिलिटीज़ होंगी। बट जेन्युइनली स्पीकिंग, यदि आप प्रिपरेशन करने का डिसाइड कर रहे हैं, साथ साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या हमारा वहाँ वर्किंग कल्चर होगा, क्या वर्किंग स्टाइल होगा, क्या हमारा काम होगा, किस तरीके से हम लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाल पाएंगे। सिर्फ ये फैसिलिटीज़ और गाड़ी वाड़ी देख के डोंट गेट मोटिवेट फ्रॉम इट, जेन्युइन चीज़ें देखिए। साथ ही साथ में स्पेशली जानकारी ये भी रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि पीसीएस कोई कर रहा है तो वो सिर्फ एसडीएम बनेगा और कुछ नहीं है। नीचे और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो अलॉट होती हैं। ऐसा ही यूपीएससी में भी है। यूपीएससी डज नॉट ओनली मीन आईएएस एंड आईपीएस, वहाँ भी आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, रेलवे सर्विसेज एंड और भी अलग अलग सर्विसेज अलॉट होती हैं। आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, आपका माइंड उस चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए कि मैं यदि क्लियर कर लेता हूँ तो सिर्फ ऐसा नहीं है मुझे आईएएस ही मिलेगा, मैं तभी करूँगा। यदि ऐसा है तो आप उस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखिए, मेंटली तैयार रहिए, और साथ ही साथ में अपना प्लान बी ज़रूर रखिए। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैंने अपनी प्रिपरेशन 20 के आसपास स्टार्ट करी और 15 ईयर्स यदि मैंने प्रिपरेशन में दे दिए। हमारे इंडियन सोसाइटी का ऑब्वियसली यही कल्चर है कि अराउंड 30 तक बोला जाता है, 25 तक कि भाई मैरिज हो जानी चाहिए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाने चाहिए। अगर मान लीजिए आप 20 से 35 तक प्रिपरेशन टाइम पे ही रहे, आप उसका एक एस्टिमेशन निकालिए कि आपने आपके पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी वो आपको 35 ऑफ ईयर्स एज तक ही जो है मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सीरियसली बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप बिल्कुल अपनी फैमिली के बारे में भी ज़रूर सोचें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिपरेशन ही चल रहा है, और ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि 18 घंटे पढ़ना है, 20 घंटे पढ़ना है। नहीं, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई करिए, साथ साथ में कुछ और भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है। आपकी जो हॉबीज़ हैं उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं, या अपना एक बाई साइड एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी रख सकते हैं। उससे आप मोटिवेटेड भी रहेंगे, हर दिन ये नहीं सोचेंगे कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं अब क्या करूं या इन फ्यूचर क्या करूंगा। तो इन फालतू की टेंशन से आप रिलीव्ड रहेंगे और बहुत ही फोकस होकर अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।